वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। सियासी इस्तेकाम मुआशी इस्तेकाम के लिए नागुज़ीर है। जितना पुराना इस जुमले का इस्तेमाल हमारे यहाँ हो रहा है, उससे कई ज़्यादा पुराने हमारे मसाइल हैं जिनका हल निकालने के लिए हम बार बार वही हरबे इख्तियार करते हैं, जिस वजह से हम इन हालात को पहुँचे हैं। मसलन मुआशी बेहतरी के लिए हमारे मुआशी जादूगर हर दौर में इनडायरेक्ट टैक्सेस पर इन्हिसार करते हैं, IMF और दीगर मल्टीलैटरल या बायलैटरल डोनर्स का इंतज़ार करते हैं। मौजूदा बजट भी इसी मॉडल पर है। तो फिर सवाल ये है कि इतने बड़े टैक्स हदफ और खसारे वाले बजट के साथ ग्रोथ की जो बातें की जा रही हैं, क्या वो हकीकत पसंदाना है? दूसरी जानिब सियासी हालात भी देखकर यही लगता है कि अक्टूबर में पता नहीं इलेक्शन होना है या नहीं होना, अभी सूरत हाल गू मगू का शिकार है। अलबत्ता इन सियासी हालात में PTI की राख से उठने वाली इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी क्या किसी भी लिहाज से अपने नाम के मिस्दाक पाकिस्तान में और कुछ नहीं तो कम से कम सियासी इस्तेकाम ही ला सकेगी? एक ऐसी जमात जिसका सरबराह ताहाल अमली सियासत के लिए नाअहल है। पार्टी में जो इनफरादी और ग्रुप की सूरत में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, उनमें से अक्सर तो सियासत से ताइब हुए थे और फिर इस्तेकाम पाकिस्तान के जहांगीर तरीन को प्यारे हो गए हैं। जाहिर है इनको अपनी सियासी बका के लिए ठिकाना चाहिए था। नारा या नजरिया कोई भी हो, ये मानी नहीं रखता। नून लीग ने तरीन साहब की पार्टी के साथ मिलकर चलने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। लंदन में इसी ज़िम्न में अहम मुलाकात भी मुतवक्के है। लेकिन PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने इस पार्टी के क़याम पर जुमला एक कसा है। उनका कहना है कि इसकी लॉन्चिंग ऐसी ही है जैसे इमरजेंसी में डेथ ऑन अराइवल। हैरत की बात है कि शाह साहब की जमात अपनी मौत आप मर रही है, वो इस पार्टी की पैदाइश पर ही इसकी मौत का ऐलान कर रहे हैं। इसी वजह से ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या इस नई पार्टी का क़याम कोई सियासी हलचल बर्पा कर पाएगा या नहीं। इस पर बात करेंगे। मतीउल्लाह जान साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। साथ ही साथ अथर काज़मी साहब इज़ जॉइनिंग अस फ्रॉम लंदन, और कुछ ही देर में सना बुच्चा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद होंगी। तो प्रोड्यूसर साहब, पहले ज़रा जहांगीर खान तरीन साहब क्या कह रहे हैं इस पार्टी के हवाले से, ज़रा वो सुनवा दीजिए, फिर मती साहब से शुरू करते हैं। 9 मई के वाक़यात ने पाकिस्तानी सियासत को तब्दील कर कर, इसलिए आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम आज एक नई सियासी पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बुनियाद रखने आए। हम मिलकर पाकिस्तान के मसाइल को दलदल से निकालने की संजीदा कोशिश करना चाहते हैं। अच्छा मती साहब, जैसे इब्तिदाइया में कहा और ये कहा मिलकर पाकिस्तान, आपने जहांगीर खान तरीन साहब को सुना, मिलकर हम पाकिस्तान के मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। अब ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, क्या ये पाकिस्तान में इस्तेकाम ला सकेगी? दैट्स द $1 मिलियन क्वेश्चन। देखें, अगर नाम ही में सब कुछ होता तो जहांगीर तरीन भी बुरा नाम नहीं है, इमरान खान भी बुरा नाम नहीं है, नवाज शरीफ भी बुरा नाम नहीं है, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मरीम नवाज, इन सब के नाम भी बड़े सोच समझ के इनके वालिदैन ने रखे थे। तो नाम में सब कुछ तो नहीं होता। बहरहाल आप जहांगीर तरीन साहब ने, एक अच्छी बात यह हुई है कि 75 साल तारीख़ में पहली बार कोई नई मुस्लिम लीग ने जन्म नहीं लिया, वरना तो जो हमारी रवायत है हमारी सियासत की और जो तारीख़ है उसमें तो हमेशा मुस्लिम लीग अलिफ बे पे से शुरू होकर नून मीम काफ तक जाती रही है। तो अब की बार हम देख रहे हैं कि कम से कम ये नहीं हुआ कि तहरीक इंसाफ तरीन ग्रुप या तहरीक इंसाफ पे काफ लाम मीम नून ग्रुप, तो इस तरह के कम से कम ये चीज़ नहीं हुई। तो जहांगीर तरीन साहब की भी पार्टी का जो क़याम हुआ है, वो क़याम भी मैं समझता हूँ बदकिस्मती से वैसे ही हुआ है जैसे माजी में मुस्लिम लीग के टुकड़े हुए थे और नई जमातों ने जन्म लिया था। और अगर ये कहा जाए कि शाह महमूद कुरैशी साहब जैसे कह रहे हैं कि इट्स डेथ ऑन अराइवल, तो मेरे ख्याल में PTI की भी बर्थ ऑन अराइवल ही हुई थी। वो बड़े टाइम पे पहुंच गए थे और बड़े 2018 से पहले सब कुछ तय हो गया था। और फिर 2018 में भी जिस तरीके से जो डिलीवरी हुई, उस एक किस्म का आप कह लें एक सिजेरियन ऑपरेशन था, माजरत के साथ, मैं जस्ट टू एक्सप्लेन, नथिंग अगेंस्ट द प्रोसेस। तो इस तरीके से ये जो किया गया 2018 में, तो ये कोई मुख्तलिफ नहीं था। अब इसमें नुकसान किसका है? अब नुकसान तो ऑब्वियसली उन लोगों का है जो ये समझते हैं, जिनको ये वहम है, जिनको ये गुमान है कि उनके वोटों से हुकूमतें बनती हैं। मगर ये वहम और गुमान की जिस सूरत हाल से अब हम दो चार हैं, इसकी वजह ये है कि 2018 में जिस तरीके से एक प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च किया गया, उस प्रोजेक्ट को 2023 में बंद कर दिया गया है। और उसका नतीजा ये निकला है कि एक साबिक वज़ीर आज़म कानूनी और आइनी तौर पर नाअहल कर दिया गया है।
दूसरा साबिक वज़ीर आज़म जो है वो अमली तौर पे नाअहल कर दिया गया है, और मैं इमरान खान की बात कर रहा हूँ। सही। और अब हम एक ऐसे तीसरे शख्स की तरफ देख रहे हैं जो पार्टी को लॉन्च करने का ऐलान कर रहा है, जो खुद भी एक नाअहल है और जो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो ये तो अब तक है ना, आपको पता है ना, हमारे यहाँ कुछ एब्सोल्यूट नहीं होता, वो अब तक है जी, जो भी है। लेकिन देखिए ना, मैं समझ गई नाअहल तो है ना, ऑफ कोर्स। तो ये एक अलमिया है हमारी सियासत का, हमारी जमहूरी तारीख का। नुकसान इसका आवाम को है ऑब्वियसली। फिर जो अब मौजूदा हुकूमत है जो अभी भी इस मामले को समझ नहीं पा रही, और अभी भी वो ख़ुद को एक निगरान और टेक्नोक्रेट हुकूमत समझ के बहुत से फैसले कर रही हैं, और अभी भी कोई सियासी जमात मुझे संजीदा नहीं लगती कि जो असल आवाम की वोट की ताकत जो होती है उसका इजहार करे। और कम से कम बतौर एक सियासी जमात अब इस्तेकाम पाकिस्तान की पार्टी जो बनी है, अब इसका मंशूर क्या है? जहांगीर तरीन साहब से तो किसी ने सवाल किया था कि नारा क्या होगा आपकी पार्टी का, ये तो नारा भी नहीं बता सके। तो अब देखें इसका मंशूर क्या है, और इनका मंशूर भी यही होगा कि जी इस्तेकाम पाकिस्तान, वोट को इज्जत दो, और करप्शन के खिलाफ जहाद, ये वही पुराने नारे हैं जो लोग सुन सुन के जिनके कान पक चुके हैं। मगर जो असल मुल्ज़िम है, ना तो उसकी कोई सियासी जमात निशानदेही करने को तैयार है और ना ही उनका एहतसाब करने को तैयार है। ठीक, बिल्कुल। अतर काज़मी साहब की तरफ चलती हूँ। अतर काज़मी साहब, बड़ा मतलब सरप्राइज़ तो खैर किसी को नहीं हुआ, लेकिन ये एक एक्सपेक्टेड चीज़ थी। जब से पीटीआई में टूट फूट थी, चलना शुरू हुई थी, तब से नज़र आ रहा था कि कुछ इस तरह की पार्टी जो है वो जन्म ज़रूर लेगी। नाम जैसा इसका है, डू यू थिंक इट विल बी सिनोनिमस विद इट्स नेम? जो ये कहा जा रहा है जी इस्तेकाम लाने जा रहे हैं, पाकिस्तान में हम इस्तेकाम लाने जाना चाहते हैं, और जैसे मती साहब ने कहा कि अभी खुद नहीं पता इस्तेकाम लाने वालों को जो ये पार्टी की बुनियाद रख रहे हैं कि नारा क्या होगा, मंशूर क्या होगा, झंडा क्या होगा, यू नो एवरीथिंग इज अप इन द एयर। तो क्या कहेंगे, इस्तेकाम ला पाएगी पाकिस्तान में? देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की सियासत में गुंजाइश बहुत है। एक तो जो जहांगीर तरीन साहब ने अपनी एक जमात बनाई है, उनका हक है, पाकिस्तान का आइन उनको इजाजत देता है। जहांगीर तरीन साहब इस्तेकाम पाकिस्तान बनाएं या जवाद अहमद साहब बराबरी पार्टी बनाएं, हर पाकिस्तानी का हक है कि वो अपनी सियासी जमात बना के अपना जो भी नजरिया है उसको वो प्रमोट करे, उसके लिए वो प्रोपोगेट करे। पर इशू यहाँ पे ये है कि अभी ये जो जमात है ये क्या किसी नजरिए का जो गैप है उसको फिल कर रही है ये जमात? देखें, पाकिस्तान में लेफ्ट सेंटर की पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा गुंजाइश है मेन स्ट्रीम में। इस वक्त आपको कोई भी ऐसी जमात नहीं नजर आती, इवन के जो पीपल्स पार्टी है वो भी आप देख लें, अब आप ये नहीं कह सकते कि वो लेफ्ट की पॉलिटिक्स कर रही है। अब हर कोई यहाँ पे या तो राइट की पॉलिटिक्स कर रहा है या सेंटर राइट की। तो ये जो जमात है इसका नजरिया क्या है, ये लोगों को, वोटर्स को किस तरह अट्रैक्ट करेगी, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो वो आप इस्तेकाम तो तब ही लाएंगे ना, जमात का नाम रखने से इस्तेकाम नहीं आता। इस्तेकाम आता है जब आप लोगों को ऑन बोर्ड लेंगे। 100-150 बंदा लीडर तो आ गया, जब तक अवाम आपके पीछे नहीं आएगी तो तब तक मुझे नहीं लगता कि इस्तेकाम लाने में आप कामयाब होंगे। तो यही पार्टी का अलमिया है मुझे जो इस पार्टी का नजर आ रहा है। इसलिए कि एक तो देखे ना, बड़ा कंसिस्टेंटली एक बयानिया था कि जी बड़े बड़े जो जलसे होते हैं वो एटीएम्स करती हैं, वो पता नहीं किसी की मदद से होते हैं। तो अब तो माशाल्लाह 2-2 एटीएम्स रुए रवां हैं इस जमात की। तो इस जमात का तो शुरू ही मीनार पाकिस्तान से होना चाहिए था, बहुत बड़ा जलसा, और भी बहुत लोग इनके पीछे हैं। ये कहा जाता था ना जी एटीएम्स थी, कोई और पीछे था तो बहुत बड़ा जलसा हो गया। नहीं, उसका एक रोल होता है, हर चीज का, पैसे का रोल है, ताकत का रोल है, वो अपनी जगह पे होता है। लेकिन अवाम के शऊर इस हद तक तौहीन करना कि उनको इस हद तक भेड़ बकरियां समझना कि एक नई जमात लॉन्च होगी तो अवाम उसके पीछे चली जाएगी और अवाम एटीएम्स के कहने के ऊपर आ गई, नहीं, अब वो नहीं हो सकता। अब जितने भी लीडरान छोड़ के गए हैं उनका अपना सियासी, इस वक्त सियासत कितनी इस्तेकाम का शिकार है या अदम इस्तेकाम का शिकार है वो आप खुद देख लें। वो आप क्या इस वक्त कोई भी एक ऐसा लीडर है जो तरीन साहब को या जमात के दीगर लीडरान को बुला के अपने हल्के के अंदर एक बड़ा कामयाब जलसा करवा सके? मुझे तो नजर नहीं आता। तो पर यह है कि ये जमात जो बनाई गई है, मेरे ख्याल में इसको इक्तदार का हसूल से ज्यादा जो है इसका मकसद मुझे ये लग रहा है कि इनकी दोस्तों की ख्वाहिश ये है कि जो इमरान खान का रास्ता रोका जाए, पीटीआई के वोट तोड़े जाएं, तो उसमें शायद ये कुछ हद तक जो है इनको कामयाबी हो। लेकिन कोई बड़ा ये कोई चेंज लेके आएंगे या कोई इनकी वजह से सियासत में कोई बहुत बड़ी हम तब्दीली देखेंगे, वो मुझे नजर नहीं आ रही। अच्छा, सना भी हमें कुछ ही देर में ज्वाइन कर रही है, उनसे भी उनका पर्सपेक्टिव जो है उस पर लेना चाहूँगी। लेकिन जो अथर ने बात की, बल्कि सना हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं,
सरा साहिबा, आपका भी इस पे पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगी। दोनों मेहमानों का ये कहना है कि नाम ही काफ़ी नहीं है, ये सिर्फ नाम रख लेने से इस्तेकाम नहीं आ जाता, सिर्फ लोग लाने से इस्तेकाम पाकिस्तान में नहीं आ जाएगा, वो फॉलोइंग जाएगी, वो वोट में ट्रांसलेट नहीं होगी। आप कैसे देख रही हैं इस जमात का क़याम? ये पाकिस्तान के लिए जो पाकिस्तान के फंडामेंटल इश्यूज़ हैं, क्या उसको रिजॉल्व करने में कोई अपना किरदार अदा कर पाएगी, या एक और उसी तरह की पार्टी जिस तरह माजी में हमने देखा है कि उसी तरह की एक पार्टी है हंगामी तौर पे जो बनती हैं? नहीं, पार्टीज तो बहुत बनी है, सरजमीन पार्टी भी बनी, मुस्तफा कमाल साहब की सरबराही में बनी। आप देख लीजिए उनका वोट बैंक क्या है। कहने को वो एक डिसिडेंट थे MQM से निकले हुए, उसके बाद उनकी वापसी कहाँ हुई। तो मेरा ख्याल है बाप पार्टी को आप देख लीजिए कि किस तरह से वो टूट फूट का शिकार हो रही है, उसमें से कितने लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चले गए हैं। मेरा ये ख्याल है, मेरा मानना है कि जहांगीर खान तरीन साहब की नीयत में मुझे कोई शक नहीं है कि वो बिल्कुल मदद करना चाहते हैं, इस मुल्क में तरक्की लाना चाहते हैं, लेकिन जो रास्ता इख्तियार करते हैं वो हमेशा तरक्की का नहीं होता। अब वो हवाई जहाज़ों पे जो भर भर के उन्होंने दिए थे जिन लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करने का कहा था, आज वो उनके पास आ रहे हैं। और माइंड यू मारिया, अभी तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन पे मुझे तो अभी तक शक है कि ये मुझे बता दें कि खतीजा शाह साहिबा को रिहाई नहीं मिल सकती, उनको काउंसलर एक्सेस भी बहुत मुश्किल से मिलती है, वो गुनहगार हैं। आलिया हमजा साहिबा को अभी भी हिरासत में रखा हुआ है, अली मोहम्मद खान 5वीं दफ़ा गिरफ्तार हो रहे हैं। तो ये लोग जो थोड़े थोड़े दिन जेल काट के फिर पार्टियों से अलहदा हो गए थे, क्या इनके ऊपर अब कोई जिम्मेदारी नहीं है? कोई तंसीबात के ऊपर हमला इन्होंने नहीं किया था? क्या ये तमाम लोग अब पाक और साफ हो गए हैं? जिस तरह पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लोग आते थे तो वो करप्शन फ्री हो जाते थे, क्या ये 9 मई फ्री हो जाएंगे? तो ये कहना बहुत आसान होता है कि इन्होंने अब जिस तरह तारड़ साहब कह रहे थे गद्दारी का इन्होंने सर्टिफिकेट जो है अब उन्होंने वापस कर दिया है और गद्दारी से इन्होंने परहेज़ कर ली है और आ गए हैं ये इस्तेहकाम पाकिस्तान में। और इस्तेहकाम पाकिस्तान कितनी गैर मुस्तहकम लोगों की बुनियाद पर इस्तेहकाम हासिल कर सकेगी ये देखना भी बाकी है। लेकिन ठीक है, पार्टी बनेगी, लड़ेगी भी, लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि अपना वोट कोई ले सकेगी। सीट एडजस्टमेंट ही तरीकाकार होगा, जो मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि ये सीट एडजस्टमेंट कर लेंगे नून लीग से, पीपल्स पार्टी कर लेगी काफ लीग से, तो पता नहीं मुकाबला किसके साथ होना है। तो प्री पोल रिगिंग इससे ज़्यादा क्या होगी? ठीक, ये एक अच्छा सवाल वैसे सना ने पॉइंट जो है उठाया, और हम काफ़ी दिनों से देख भी रहे हैं जो सवाल भी उठ रहा है कि अगर इनके यहाँ आने से ड्राई क्लीनिंग हो जाती है तो फिर तो वो बेचारा वर्कर जिन्होंने इनकी ईमा पर, क्योंकि हमें हुकूमत नहीं बताया, इतनी कॉल जो है मुराद रॉस की हैं, इतनी कॉल फलाने की हैं, इतनी इसकी हैं, इनकी ईमा पर जो है वो सब कुछ हुआ, फिर उनको भी बेचारों को छोड़ देना चाहिए। देखिए, ये सिर्फ एक PTI के वर्कर की बात नहीं है। हमेशा से जितनी भी सियासी जमातें हैं, जब उन्होंने पैंतरा बदला है, जब उन्होंने यू टर्न लिया है, जब उन्होंने असूलों पर समझौता किया है, तो उन्होंने अपने वर्कर्स की कुर्बानी का नारा तो खूब लगाया है, तकरीरें भी खूब की हैं, मगर ये समझौता, ये कंप्रोमाइज़ तो पॉलिटिकल फॉर्डर उस वक्त भी आ गई थी। अब जनरल ज़ियाउल हक के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब 1988 में इक़्तिदार में आई, तो क्या उन्होंने उस अपने कायद की कुर्बानी को याद रखा? मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, बेनज़ीर भुट्टो एक अजीम लीडर थी, अजीम शख्सियत थी, मगर वहाँ से समझौतों का आगाज़ हुआ। और 1988 में जब बेनज़ीर भुट्टो आई तो उन्होंने उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे जनरल असलम बेग, उनके लिए तमग़े जमहूरियत का ऐलान किया। और फिर बहुत सारी जो वजारत ख़ारजा थी, वजारत दिफा थी, वहाँ से जिन कंप्रोमाइज़ का आगाज़ हुआ, वो आज तक वो कंप्रोमाइज़ जो हैं वो चल रही हैं। और वही असलम बेग अपने सीने पे तमग़ा जमहूरियत लगा के 1990 के इलेक्शंस को बाकायदा चोरी करते हैं। और ये चोरी का लफ्ज़ मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने असगर खान केस में अपने फ़ैसले में लिखा कि 1990 के इलेक्शन जो हैं वो चोरी हुए। और जनरल असलम बेग के हवाले से और उस वक्त के जो ओहदेदारान थे खुफिया एजेंसियों के, FIA को हुक्म दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि वो तहकीकात करें। तो ये समझौते जो हैं बदकिस्मती से शुरू दिन से होते आ रहे हैं। मगर मैं फिर भी ये कहूँगा कि सियासी जमातों का इतना बड़ा जुर्म नहीं है। मैं फिर भी ये कहूँगा कि ये जो समझौते होते हैं वो बतौर सियासतदान, उनकी ट्रेनिंग, उनकी तरबियत ये होती है एक सियासतदान के लिए कि वो इक़्तिदार की कोशिश के अंदर समझौते उसे करना पड़ते हैं, और फिर उसका नुकसान ऑब्वियसली कारकुनों को होता है, उससे उनकी क्रेडिबिलिटी ख़राब होती है। और फिर एंड पे क्या होता है कि जब उनको इक़्तिदार से उतारा जाता है, चाहे करप्शन के इल्ज़ाम में, चाहे मार्शल के ज़रिए, तो कोई भी सड़क पे उनके लिए नहीं निकलता, क्योंकि वो अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं। और एक बार फिर हम जिस तरह की नई सियासी जमातें आ रही हैं और जिस तरह की हुक्मरान इत्तेहाद या जिस तरह की अपोजिशन जमातें बातें कर रही हैं, ये अपनी क्रेडिबिलिटी खो रहे हैं। और कोई भी ये नहीं कह रहा कि इस्टेब्लिशमेंट का सियासत के अंदर रोल नहीं होना चाहिए,
और इस वक्त ये रोल मौजूद है, और इस रोल को ख़त्म करने के लिए आज भी इमरान खान और नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी एक मेज़ पर बैठने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर कारकुनों के साथ तो ये होगा जो इस वक्त कारकुनों के साथ हो रहा है। मैं तो समझता हूँ कि मीडिया को, कारकुनों को, इन लोगों से पूछना चाहिए कि आप लोग बार बार क्यों खिलौना बनते हैं किसी के हाथ का। आप लोग क्यों नहीं एक टेबल पे बैठ के आइन की जो हदूद मुतय्यन करदा हैं उन हदूद के अंदर रह के आप सियासत करें, और बार बार आलाकार क्यों बनते हैं। और ये जो मिसाक़ जमहूरियत की बात हो रही है, आइन के अंदर जो कुछ लिखा है उससे बड़ा कोई मिसाक़ जमहूरियत हो सकता है? 1973 में जो मुत्तफ़िक़ा आइन मंजूर किया गया, क्या उससे बड़ी कोई मिसाक हो सकती है पाकिस्तान की तारीख में? और हम हर 10 साल बाद, 15 साल बाद आके मिसाक़ जमहूरियत का नारा मारते हैं, और जो भी मिसाक़ जमहूरियत होती है लंदन में बैठ के उस पर दस्तखत होते हैं, और फिर चंद सालों बाद वो मिसाक़ जमहूरियत वो मज़ाक़ जमहूरियत बन जाता है। तो ये इंतहाई अफसोसनाक बात है, और मेरे ख्याल में कारकुनों को इस हवाले से अपनी जमात के अंदर ज़रूर सवाल उठाने चाहिए कि ये आपके समझौता करने की वजह से हमारे साथ ये अभी तक हो रहा है, और अगर मज़ीद अब आप समझौते करेंगे, इमरान खान के कारकुनों को इमरान खान से पूछना चाहिए कि आप क्यों नहीं बैठ सकते नवाज शरीफ के साथ। अब देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि एक वज़ीर आज़म जो है वो कानूनी तौर पे नाअहल है, और दूसरा वज़ीर आज़म इमरान खान अमली तौर पे नाअहल है, और तीसरा जो पार्टी लॉन्च कर रहा है वो पहले ही कानूनी तौर पे नाअहल है। अच्छा, अतर काज़मी साहब, अब ज़रा इस पार्टी की अपनी जो इसकी कंपोजिशन है इस पर आ जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स अब ये जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की, किस तरह उसमें टूट फूट हुई, कोई पहले हकीकी बनी, फिर PSP बनी, फिर क्या हुआ, तो ये आपको लगता है कि ये पार्टी खुद जो है इसमें इस्तेकाम रह पाएगा? विल दे बी एबल टू स्टे टुगेदर? जिस तरह अभी नज़र आ रहे हैं जो चेहरे सारे, कुछ कोई मुंह छुपाता फिर रहा है, कोई स्टेज पे बैठा है, कोई सामने नहीं आना चाहता, आपको लगता है इसमें खुद में इस्तेकाम रहेगा? अच्छा, अगर आप माजी का हम पैटर्न देखें तो इस तरह की जो जमातें होती हैं वो बुनियादी तौर पे महदूद वक्ती जो है ना अहदाफ हासिल करने के लिए बनाई जाती हैं। आप देख लें जिस तरह काफ लीग बनाई गई या कोई दीगर जमात बनाई गई, वो उसका वो यही होता है कि वो अगले जो इंतखाबात होते हैं उन तक ही उनका कोई किरदार होता है, या उस जब तक वो सिस्टम चल रहा होता है तब तक उनका किरदार होता है। तो ये भी मुझे ऐसा ही लगता है कि ये जमात जो है, मुझे नहीं लगता कि आज से 5 साल के बाद या 8 साल के बाद हम लोग यहाँ पे बैठ के बात कर रहे होंगे कि इस्तेकाम पाकिस्तान ने जो है इस हल्के में ये कर दिया। मुझे नजर नहीं आ रहा कि ये इतना तवील मुद्दती ये प्रोजेक्ट होगा। ये आप काफ लीग को ही देख लें कि इसको काफ लीग किधर खड़ी है। काफ लीग वो थी कि जिसकी हुकूमत थी, उसका तो वजीर आजम था, उसका अपना वजीर आला था। क्या ये जमात फिर बनने जा रही है? अब तो फिर बनने जा रही है। जी वो ही ना। तो मुझे भी यही लगता है कि ये इसके महदूद वक्ती इसके आदाफ हैं, उसको ये अचीव करने की कोशिश करेगी ये जमात। अब उसमें ये किस हद तक कामयाब होते हैं, ये फिर इंतखाबात जब होंगे तो तभी पता चलेगा। सरा बुच्चा साहिबा, आपको क्या फ्यूचर लगता है? वही MQM वाला फ्यूचर, टूट फूट, इधर एक धड़ा, दूसरा धड़ा, तीसरा धड़ा, और बेसिकली ये एक स्पॉइलर का रोल जो है वो अदा करने के लिए महदूद टाइम के लिए जो है वो इस्तेमाल की जा रही है? आई वुडंट कॉल इट स्पॉइलर, और मैं नहीं समझती कि इनकी कोई फ्यूचर अभी इस पे बात हो सकती है, क्योंकि जिसका कोई प्रेजेंट ही नहीं है उसके फ्यूचर पे क्या जिक्र करना। तो अभी तो जिनका पास्ट ही हमारे सामने से जा नहीं रहा, अभी तो मुझे समझ नहीं आ रहा फवाद चौधरी साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट मिलेगा कि झेलम के हल्के से उन्होंने बहुत काम किए इसलिए उनको वोट मिलेगा, या वो इसलिए मिलेगा क्योंकि इस्तेहकाम पाकिस्तान में है। क्योंकि कल तक तो वो तेरा बाप भी देगा आज़ादी कर रहे थे, आज पता नहीं वो किसकी कैद तन्हाई में है या कैद रिहाई में है, बेहतर जानता है अल्लाह। और साथ साथ आप देख लीजिए उनके मेरे माथे में गोली मार दो, मतलब ये बड़े बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए इंसान को। आज अली जैदी साहब भी वहीं बैठे हैं, आमिर कियानी साहब तो पॉलिटिक्स से ही उनका दिल उठ गया था, वो फिर पॉलिटिक्स में आ गए हैं। तो ये तो आपको खैर क्रेडिट देना चाहिए जहांगीर खान तरीन साहब को कि वो कन्विंसिंग पावर है उनके पास, और जाहिर है कि वो कन्विंसिंग पावर में ये इन्वॉल्व होगा कि आपको जिताएंगे या आप जीत जाएंगे या आप आगे बढ़ें। और कम से कम कुछ जो जाहिर है जिन पे 14 साल से काम हो रहा था वो उनको बेचारों को बिल्कुल बेआसरा तो नहीं छोड़ा जा सकता, कोई ना कोई आसरा तो उनके लिए भी ढूंढना था। तो ये आप कह सकते हैं कि इस्तेहकाम की जगह ये जगह क़याम है। इस वक्त मुनहरिफ अरकान हैं या जिन्होंने इमरान खान साहब से पीठ मोड़ ली है। लेकिन अगेन मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि अगर तो ये सब इनोसेंट हैं और अगर ये सब एक पार्टी बना सकते हैं और पोलिटिकली वाइबल हैं और ना अहल भी नहीं हो रहे और इनको कोई कैद भी नहीं है, और क्योंकि हमने आखिरी हाथों
बातों से निपटना था, हर किसी शख्स से जो सहूलतकार है या जो जिम्मेदार है या जो मास्टरमाइंड है, जो मुल्क के अंदर है, जो मुल्क के बाहर है, तो भाई ये बता दीजिए कि ये क्या उसमें जेल में ऐसे ही गए थे, बस शक की बुनियाद पे गए थे और इसीलिए रिहा हो गए? वो इसीलिए भाग रहे थे फवाद चौधरी साहब हाँफते कांपते। और ये जो एक नया केस इमरान खान साहब पे लगा है, मैं तो चाहूँगी मती साहब उस पर भी ज़रा कमेंट करें। मुझे तो 1974 के कसूरी साहब की डेथ भी याद आ गई, वो मर्डर भी याद आ गया, वो भुट्टो साहब की फांसी भी याद आ गई। तो आज जो नया एक क्वेटा के जो जज हैं उनके हवाले से जो उनके बेटे ने FIR दर्ज की है जिसमें इमरान खान साहब को अबेटक आए, वो आई डोंट नो अब ये हम क्या देख रहे हैं कि मॉडस ऑपरेंडी भी नहीं बदलता, कोई तरीका वारदात भी नहीं तब्दील होता, वही तरीकाकार है, वही स्क्रिप्ट है, वही हर चीज़ है। मतलब कब बदलेगा इस मुल्क में कुछ? 75 साल के तो हम हो गए हैं, इसके बाद मजीद 75 साल भी हम यही कर रहे होंगे, पकड़ धक्कड़ छोड़, ये बना तो वो बना। हमने कोई सीखना है अपने माजी से ना नहीं सीखना? मुझे तो नहीं लगता हमने नहीं सीखना है। और अभी वो फरदौस आशिक अफगान साहब कुछ दिन पहले कह रही थी, मैंने उनसे पूछा आपको अगला वज़ीर आज़म कौन नजर आ रहा है, तो उन्होंने कहा टेक्नोक्रेट। आई मीन ये सब चीज़ें बड़ी निशानियां हैं जो होने वाला है इस मुल्क के साथ। चले मती साहब से इसका जवाब ज़रूर लेंगे जो सना ने क्वेश्चन आपकी तरफ किया है, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा, इसमें अभी आपसे एक और पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगी। ज़रा पहले ज़रा अता तारिर साहब को सुन लेते हैं, ज़रा प्रोड्यूसर ज़रा सुनवा दीजिए अता तारिर साहब ने कहा क्या है। जहांगीर तरीन साहब के साथ हमारा आइडियल वर्किंग रिलेशनशिप है। उनके जितने साथ के लोग हैं, अमन चौधरी हमारी कैबिनेट में एडवाइजर हैं, उनके जितने बाकी लोग हैं फील्ड में मौजूद हैं, सारे वो लोग हैं जो हमारे साथ भी अलाइंड हैं। बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे तरीन साहब के उम्मीदवार खड़े होंगे या हमारे उम्मीदवारों की उनसे कोई आपस में एक जॉइंट कैंडिडेट आने का भी बहुत सारी जगहों पर ये इम्कान है। तो तरीन साहब और हम एक साथ चलेंगे, हमारा उनसे एक अच्छा इल्हाक है। अच्छा, अता तारिर साहब कह रहे हैं जी तरीन साहब और हम एक साथ चलेंगे। अब अता साहब हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन PDM भूल चुकी है कि जहांगीर तरीन को ये चीनी चोर कहा करते थे, क्या क्या कहाँ कहाँ उन्होंने फ़ायदे लिए, वो सब चीज़ें हो गई, ख़त्म हो गई। अगैन वही ड्राई क्लीनिंग सर्विस जो है वो एक दफ़ा फिर से कार फरमाए। लेकिन फवाद चौधरी साहब जब वो आए इस पार्टी में तो उस वक्त उनका ये कहना था जी PDM के लिए इस वक्त बिल्कुल एक खुला मैदान है और हम PDM को टफ टाइम देंगे। तो अभी तो कुछ समझ नहीं आ रही कि ये करने क्या जा रहे हैं, और ये इलेक्शन जब होगा तो किस किस्म का इलेक्शन होगा? देखिए, वो शहबाज शरीफ साहब ने जो कहा था ना कि बेगर्स आर नो चूज़र्स, तो बदकिस्मती से हमारी जो 22 करोड़ आवाम है वो भी सियासतदानों के अंदर इंतखाब करने के हवाले से वो बेगर्स हैं कि जिनके पास ज़्यादा चॉइस नहीं है। दे हैव टू चूज़ बिटवीन फवाद चौधरी एंड शहबाज शरीफ। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इस्तेकाम पार्टी जो बनी है, अब ये पार्टी भी कोई कुदरती सियासी अमल के ज़रिए कोई टूट फूट का शिकार नहीं हुई या नई पार्टी नहीं बन रही। हम सबको पता है कि पार्टियां बनाते कौन हैं, तोड़ते कौन हैं और इंजीनियरिंग कौन करते हैं, ठीक है। और हम ऐसे सवाल जवाब करते हैं इन सियासतदानों से कि जैसे बड़े कुदरती तौर पे किसी ने पार्टी छोड़ के नई पार्टी बना ली और हम कह रहे हैं कि आपका पहले ये मंशूर था, पहले आप ये कहते थे, अब आप ये कहते हैं। ये इशू नहीं है मेरे ख्याल में। ये सियासतदान अपने एक जो है ना एक जो इमेज बना रहे हैं कि वो नज़रियाती तौर पे एक पार्टी से दूसरी में जा रहे हैं और दूसरी से तीसरी में जा रहे हैं, ये वो असल हकीकत को छुपाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। और वो हकीकत ये है कि यहाँ पे नज़रियात की बुनियाद पे ना तो पार्टियाँ बनती हैं ना टूटती हैं, और जो पार्टियाँ बनाने और तोड़ने वाले हैं वो उनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते, तो वो एक जवाब पैदा करते हैं। मैं अब अता तारिर साहब का मैं सुन रहा था, मुझे बड़ा अजीब लगा। इन्हीं की जमात कहती है कि जो PTI को छोड़ के आए हैं लोटे या जो नून लीग को छोड़ के गए थे वो हम वापस नहीं लेंगे। इन्हीं की जमात का मौक़िफ़ है, और अब ये बड़े मज़े से कह रहे हैं कि जी हम उनके साथ मिलके इल्हाक करके भी इलेक्शन लड़ेंगे। कहाँ गए ये सारे असूल? वजह यही है कि ये असल बात करने की इनमें हिम्मत नहीं है किसी भी जमात, या फिर असूल है ही नहीं हमारी पॉलिटिक्स में। देखिए, असूल पॉलिटिक्स में पूरी दुनिया में होता है, तजादात होते हैं, लेकिन इस किस्म की कॉन्ट्रडिक्शन, देखिए ये कॉन्ट्रडिक्शन ये असल कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये बेचारे सियासतदान जो है ना तो हुक्मरान इत्तेहाद के सियासतदान जो हैं उनके जो तजादात हैं वो उनके अपने पैदा किए हुए हैं, और ना ये इस्तेकाम पार्टी जैसे सियासतदानों के। इन सारे सियासतदानों को तो जहाँ इशारा होता है वो उधर चले जाते हैं। तो इसमें असूलों की बात कहाँ से आ गई? जो असल असूल है
है उसके ऊपर ना आप बात कर पाएंगी खुल के, ना मैं बात कर पाऊंगा और ना ये सियासतदान बात कर पाएंगे कि असल जो मुल्ज़म है इस पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस को डिस्ट्रॉय करने का, उसके ऊपर तो कोई बात नहीं कर सकेगा। तो ये बेचारे तो अपना जवाब ही देते रहेंगे कि मैं फ़लाँ पार्टी में इसलिए था, इस पार्टी में इसलिए हूँ, पहले मैं जो है वोट को इज्जत दिलवा रहा था, अब मैं जो है पाकिस्तान को इस्तेकाम दिलवा रहा हूँ। तो इनके पास ये कहने के अलावा है क्या? अच्छा, अतर काज़मी साहब, क्या आप समझते हैं कि सियासतदान जो हैं वो बरी ज़िम्मा हो सकते हैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से, जिस तरह मतीउल्लाह जान साहब कह रहे हैं कि इनका इसमें कसूर नहीं है? क्या वाकई ही ये कसूरवार नहीं है? आज एक नज़रिया प्रोपोगेट कर रहे हैं, कल दूसरा नज़रिया करेंगे, कल एक बंदा जो है वो गलत था लेकिन जैसे ही वो आपके पास आ जाता है वो ठीक हो जाता है। मतलब जहांगीर तरीन साहब का क्लासिक केस है जो हमारे सामने है इस वक्त। देखिए, सियासतदानों की कुछ लिमिटेशंस हैं, बिल्कुल उससे आप इनकार नहीं कर सकते। पाकिस्तान एक मुश्किल जगह है जहां पे सियासत करते हुए आपको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना होता है। लेकिन देखिए, इक्तदार के मजे भी तो जो आज मोअज़्ज़ज़ शख्सियात उठ के चली गई हैं तरीन साहब के पास, क्या इन्होंने इक्तदार के मजे नहीं लिए? इक्तदार तो फुल इन्होंने एंजॉय किया ना। अभी पीपल्स पार्टी वाले जो हैं वो उनके दौर के अंदर जो कुछ हो रहा है या नून लीग के दौर के अंदर जो कुछ हो रहा है, क्या इसकी मिसालें माजी में मिलती हैं कि आज तक पाकिस्तान की अदालतों ने किसी जमहूरी दौर में ये कहा हो कि जनाब हम तो जमानत दे देंगे पर आप देख लें आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है या नहीं करनी है? देखिए, अब बयानिया वो 3 के मखसूस बेंच वाला तो नहीं है ना। अब तो पाकिस्तान की 5 हाई कोर्ट्स ने, जो हुकूमत ने इस किस्म के जो फ्रिवलिश मुकदमात दायर किए, उनके ऊपर उनके फैसले आ चुके। तो मामलात बड़े आगे निकल गए। आप सियासतदानों को बरी ज़िम्मा नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकता कि बिलावल आधी दुनिया घूम के आ जाए और मैं ढूंढता रहूं कि जी किसके ऊपर मैंने उंगली उठानी है। नहीं, ये चेहरा है हुकूमत का, इनके पास इख्तियार है। फंड्स इनके पास हैं, फंड्स इनके पास हैं, ये फंड्स इस्तेमाल करते हैं। ये आपको बता रहे हैं कि जी ये सारे काम हम कर रहे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि इमरान खान पे मुकदमा होगा। तो ये तो सियासी हुकूमत का बयानिया है ना। दीवार के पीछे क्या है मैं उस जस्तजू में क्यों पढ़ूं? जो सामने मुझे पेंटिंग नजर आ रही है मैं उसका तो थोड़ा सा मुशाहिदा कर लूं ना पहले। अब ये सामने आपको बता दें कि एक भी ऐसा कदम उठाया गया हो जिस पे इस हुकूमत ने कहा जी नहीं हमारा तो उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो डंके की चोट पे आके ऑन कर रहे हैं। अब ठीक है, बाकी बहस आप कर सकते हैं कि जी ये इसमें मुलविस है, वो मुलविस है। पिछले दौर में भी खान साहब के दौर में बहुत सारी चीजें होती रही। बाद में उन्होंने कहा जी मेरे हाथ में तो ये चीज भी नहीं थी, वो चीज भी नहीं थी। लेकिन ये बेबसी इस वक्त क्यों है जब आप निकल चुके हैं इक्तदार से? ये अभी क्यों नहीं इसका कोई इजहार कर रहे जो लोग अभी इक्तदार के मजे लूट रहे हैं? तो मसला ये है कि मैं नहीं समझता कि सियासतदान बरी ज़िम्मा है। हम सियासतदानों को ये नहीं कह रहे कि वो अर्तुगरुल बन जाएं, लेकिन वो थोड़ा सा एर्दोगान का ही मुजाहरा कर लें, उसको देख लें, मुशाहिदा कर लें कि पहले डिलीवर तो करें ना। बहुत सारी चीजों में आपको डिलीवर करने से किसी ने नहीं रोका। जब बिलावल कहते हैं कि जी मैं वजीर खारजा होके अभी भी टैंकर डलवाता हूं और मुझे शहबाज से बीट चाहिए, तो 15 साल से किसने आपको मना किया था कि आप पुलिस ठीक ना करें? किसने आपको मना किया था पटवार ठीक ना करें? अब जो पंजाब की पुलिस खान साहब के साथ कर रही है, तो 3 साल में किसने बुजदार साहब को रोका था कि वो पंजाब की पुलिस में इस्तेलात ना करें, उसको बेहतर ना करें? तो जो इक्तदार कर रहे हैं, जो इक्तदार के मजे लूट रहे हैं सामने, मेरे ख्याल में उनसे भी सवाल करना जो है ना, बुनियादी सवाल उन्हीं से बनता है। ये तो मेरा ख्याल है उनसे भी सवाल ज़रूर करना चाहिए, मगर हमें आम आदमी की तरह सिर्फ दीवार पे लगी जो पेंटिंग है उसको देख के खुश नहीं होते रहना चाहिए। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इस कौम के पैसे से हमने कोई तालीम हासिल की है, कोई तजर्बा हासिल किया है, एंड वी ओ इट टू द पीपल टू टेल देम कि दीवार के पीछे भी क्या है। सिर्फ ये कह देना काफ़ी नहीं है कि जो टीवी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है या जो पेंटिंग में नज़र आ रहा है हम वही बात करेंगे। हमें भी ज़रूर करना चाहिए यकीनी तौर पे सियासतदानों से, मगर जब हम तज्जिया करते हैं और ऐसे ही तज्जियों की वजह से आज 75 साल बाद हम यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि हम आज तक 75 साल में दीवार पे लगी पेंटिंग को ही देखते रहे हैं। हम लोग यहाँ बैठ के हमें लोगों को बताना चाहिए कि दीवार के पीछे क्या है। अगर नहीं बता सकते तो फिर हमें यहाँ नहीं बैठना चाहिए। मुझे क्विकली सना का भी इस पर पॉइंट ऑफ व्यू लेना है, फिर ब्रेक की तरफ जाती हूँ। सरा साहिबा, क्या आप समझती हैं, आप मतीउल्लाह जान साहब जो बात कर रहे हैं आप उससे मुत्तफिक हैं, या जो अतर काज़मी साहब कह रहे हैं कि आप उनको, सियासतदानों का एक रोल है उससे आप बरी ज़िम्मा उनको नहीं कर सकते, वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस सिस्टम रहे हैं, उन्होंने भी फैसिलिटेट किया है इस सिस्टम से। मीठा मीठा आप कड़वा कड़वा थू थू। देखिए, मतीउल्लाह साहब की मैं बड़ी इज्जत करती हूँ और ये शुमाली इलाका जात की सैर पे भी जा चुके हैं, इसलिए इनको बेहतर पता है कि कितना कह सकते हैं और कितना नहीं कह सकते। लेकिन साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि सियासत में कुछ
उसूल होने चाहिए जैसे सहाफ़त में भी होने चाहिए। और माजरत के साथ यहाँ पे सहाफ़त में भी उसूल नहीं है, सियासत में भी उसूल नहीं है, बाकी लोगों के लिए तो उसूल मायने ही नहीं रखते, उनका तो उनकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन ये बात बड़ी सच है और बड़ी कड़वी है कि जो दीवार के पीछे जो हो रहा है उस पर हम बार बार बात भी करते हैं, उसके बाद हम भी दीवार से लगाए जाते हैं, हम पर भी इसी तरह की बौछार होती है, कभी इल्ज़ामात की, कभी गालियों की, कभी हमारा कोई उठा लिया जाता है, कभी हमें उठा लिया जाता है। तो ये बात अब इतनी आसान नहीं है, सच बोलना बहुत मुश्किल हो गया है। अभी आप देखिए कि इस वक्त किस तरह से ब्लॉक हुआ हुआ है हर चीज़, एक खौफ तारी है, कोई भी कुछ नहीं बोलना चाहता। लेकिन हाँ, सियासतदानों की लिमिटेशंस हैं, लेकिन ये लिमिटेशंस कम से कम उनको इतनी तो इजाज़त देती हैं कि एक फवाद चौधरी साहब जो 4 पार्टियां तब्दील कर चुके हैं, जिन्होंने पता नहीं क्या क्या बातें नहीं की हैं, डिसटेस्टफुल उनकी गुफ्तगू है, आई डोंट इवन कंसिडर हिम अ पॉलिटिशियन। आप उनको तो पार्टी से बाहर रख लें, उनको तो सियासत से दूर रखें, कम से कम सियासत को इस तरह क्लेंस तो कर दें। वाकई सही कह रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक लीडर कि ये तो क्लेंजिंग हो रही है पार्टी की, बाकी सारे बुरे लोग निकल के ना मेरा ख्याल है इस्तेहकाम में आ जाएंगे ताकि यहाँ पे गैर मुस्तहकम कर दें और इस मुल्क को आपकी जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर आप सिर्फ इस पार्टी को ना देखें, तमाम पार्टीज में कितने ऐसे लोग हैं। अभी शाह महमूद कुरैशी साहब का अगर तस्करा कर लें, उन्होंने कितनी पार्टीज बदली, फिर बाकी फिरदौस आशिक का भी आपने नाम लिया हुआ, आज कह रही जी टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत होनी चाहिए। वो किस पार्टी से होकर नहीं आई, कौन बचता कौन है यहाँ पर? नहीं, कोई नहीं बचता। लेकिन देखिए, कुछ लोगों के रवैये वाकई सियासी होते हैं, भले वो लोटे हों। और वो जो फवाद चौधरी साहब इलेक्शन कमीशन गए थे, वो 63A के हवाले से जिनके ऊपर मुकदमात थे, वो जिन्होंने वोट दे दिया था पंजाब असेंबली में, उनके लिए उन्होंने कहा था इलेक्शन कमीशन को कि खुदा के लिए उनको लोटे का निशान देना। तो फवाद चौधरी साहब को किस चीज़ का निशान दिया जाए, मुझे तो कोई ये बता दे। और शाह महमूद कुरैशी साहब की बड़ी इज्जत करती हूँ मैं जी, लेकिन उन्होंने भी जिनके आलाकार बने हैं आज उन्होंने ही उनको बेकार कर दिया। चलें, एक बात रखूंगा, अगर हमने सियासत में फवाद चौधरी साहब को सियासत से या सियासी जमातों से बाहर करना है, तो सबसे पहले तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उन कुव्वतों को और इस्टेब्लिशमेंट को सियासत से बाहर करें जिनका सियासत करने का कोई हक़ नहीं है। फवाद चौधरी जैसे सियासतदानों की बारी तो बाद में आती है। चलें, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। तो कल एक बजट पेश हुआ है जिसको कहा गया जी बड़ा अवामी बजट है। काका नजीब साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे और अपने पैनलिस्ट का भी उस पर व्यू लेंगे कि क्या हो रहा है। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कल बजट पेश हुआ और उस पर कहा गया कि जी इन हालात में जिस किस्म का बजट आया है, बड़ा अच्छा बजट आया है हुकूमती क्वार्टर से, कहा गया कि जी बड़ा अच्छा बजट है, अवाम दोस्त शायद बजट बताया जा रहा है। काका नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कल भी हमारे साथ ट्रांसमिशन में जो है ये मौजूद थे। काका नजीब साहब, पहले मैं आपको ज़रा सुनवा दूँ कि आज जो पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें जो हमारे वज़ीर ख़जाना है उन्होंने क्या कहा है, फिर आगे चलती हूँ। प्लान बी जो है वो आपका होता ही है सेल्फ रिलायंस और अपने पाँव पे खड़ा होने का, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान, मैंने जैसे कहा, मुझे राज सवाल हो जी 31 दिसंबर पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। जो ये रट लगाते हैं ना डिफॉल्ट, वो खुद जिम्मेदार हैं। मैं नहीं कहना चाहता था, ये बुनियादी तौर पे उन्होंने इस सिस्टम में गलतियां की हैं और ऐसी घिनौनी गलतियां की हैं कि जिसकी वजह से आज हम यहाँ खड़े। दे आर पार्टनर्स इन दैट क्राइम। काका नजीब साहब, कौन कौन पार्टनर्स इन क्राइम है? तो चले, मेरा ख्याल है दैट विल बी अ सेपरेट डिबेट, बड़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन मुझे ये बताइए कि जो ये प्लान बी की बार बार बातें कर रहे हैं, ये कौन सा प्लान बी है जिसमें जब ये आते हैं तो 185 पे डॉलर होता है, इस वक्त 300 क्रॉस कर गया, वो प्लान बी आ ही नहीं रहा और फिर भी ये कहा जा रहा है जी हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे, हमारे पास प्लान बी है। मारिया, प्लान बी जो है दैट इज इन वोग राइट नाउ, राइट? व्हाट इज प्लान बी? प्लान बी इज कि चाइना जो है वो आपकी मदद करे, वो कर रहा है। अथॉरिटीज़ ने खुद आपको बताया कि $2 अरब उन्होंने आपको अभी रिसेंटली दिए हैं। ना दिए होते तो आपके रिजर्व्स इस वक्त $2 अरब पे ही खड़े होते। प्लान बी ये है कि आप इंपोर्ट्स पे कदगन लगाए हुए हैं, नॉन एसेंशियल कम्प्लीटली आपने रोकी हुई है, एसेंशियल में भी बहुत कट लगाया हुआ है। सो आप $6-6.5 अरब की जो इम्पोर्ट है उसको कदगन लगाकर कहीं $4 अरब पे लाए हुए हैं। LCs आप नहीं खोलने दे रहे। दिस इज योर प्लान बी। सो यू स्लोड दी इम्पोर्ट्स, तो आप डॉलर सेव करें। और दूसरा प्लान भी ये है कि आपके पास $18 अरब थे
2021 दिसंबर को जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ तो 10 अरब रह गए। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 3.9 अरब डॉलर हैं। तो 3 चीजें हैं प्लान बी में एंड गवर्नमेंट इज यूजिंग इट। इंपोर्ट्स को रोकिए, फ्रेंडली कंट्रीज के पास जाइए, और तीसरी बात यह है कि जो आपके रिजर्व्स हैं उनसे आप पेमेंट्स कर रहे हैं, कमर्शियल पेमेंट्स फॉर एग्जांपल, अथॉरिटीज खुद भी कह रही हैं वो वेरी क्लियर, 3 से 5 अरब डॉलर की कमर्शियल की पेमेंट की, वो पैसे वापस नहीं आए, सो यू बी यूजिंग स्टेट बैंक रिजर्व्स। दिस इज योर प्लान बी। इट कैन कंटिन्यू फॉर सम टाइम बट नॉट फॉर टू लॉन्ग आई थिंक। अच्छा काका नजीब साहब, आपसे एक और सवाल फिर पार्टिसिपेंट्स की तरफ भी जाऊंगी। हर दफ़ा जो हुकूमत आती है वो इसी किस्म का उसका जो है वो बजट होता है, मतलब ऊपर नीचे, बल्कि आई रिमेंबर मीटिंग सीनियर PMLN लीडर, तो उन्होंने कहा जी आपका क्या ख्याल है, तो बजट हमारे पास वैसे ही बन के आ जाता है, कुछ फिगर्स ऊपर नीचे जो हैं वो हम कर देते हैं, हमारे पास तो कुछ हमारे कंट्रोल में तो कोई चीज़ होती ही नहीं है, बना बनाया एक जो है ये आ जाता है सेट पैटर्न पे। ये मुझे बताइए कि वही चीज़ें चाहे PMLN हो चाहे PTI हो, एक ही चीज़ जो है वो नज़र आ रही है, इनडायरेक्ट टैक्सेस पे आपका जो है वो सारा फोकस है। आपने जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम है उसकी तरफ आप जा नहीं रहे, क्योंकि आपका वोट बैंक जो है वो हर्ट होता है। कुछ स्काइप का मसला आ रहा है काका नजीब साहब का, मैं मतीउल्लाह जान साहब आपकी तरफ आती हूँ। वही चीज़ आप इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है उनके इन्हिसार करें, इम्पोर्ट बंद कर दें अपनी, वही एक ही मंत्रा नज़र आ रहा है। जो एक्चुअल चीज़ें करने वाली हैं जिसमें आपका जो निज़ाम टैक्सेशन का है उसको आप चेंज करें, उसकी तरफ हम जाना ही नहीं चाहते। जो हम सुन के थक गए हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं वो ब्लीड कर रही हैं जी, वो ये हो रहा है, खसारे में जा रहे हैं, हम ये करके कहाँ तक पहुँचेंगे? ये प्लान भी हमें कहाँ तक लेके जाएगा? देखिए, आम हालात में जो हुकूमत बजट बनाती हैं तो उसको ये भी मालूम होता है कि उसने इस बजट के ऊपर ख़ुद ही अमल दरामद करना है, मगर ये बजट एक इलेक्शन बजट है और ये बजट आने के तकरीबन 2 महीने बाद या अगस्त में 42 डेज़ टू बी एग्जैक्ट, 42 डेज़ के बाद नई हुकूमत ने आ जाना है। तो मुझे ये भी हमें मालूम है कि IMF का मंजूर शुदा बजट पार्लियामेंट ने तो अभी मंजूर करना है, मगर IMF इसे मंजूर कर चुकी है और उसकी अप्रूवल आ चुकी है। तो क्या पार्लियामेंट जो है इसमें कोई तब्दीली कर सकती है? अब यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और क्या पार्लियामेंट के अंदर जो सिफारिशात आएंगी, क्या उनके मुताबिक इस बजट में कोई बेहतरी लाई जा सकेगी? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और फिर जब ये हुकूमत चली जाएगी तो एक मिनी बजट आ जाएगा। जो निगरान हुकूमत है, क्या वो मिनी बजट दे सकेगी 4 महीने का, जैसा कि शायद आइन में इसकी इजाज़त है? तो क्या IMF को ये बताया गया है कि हम तो चलो जो भी बजट दे रहे हैं, अब जो भी मामला है कम अज़ कम वो निगरान हुकूमत जाने और अवाम जाने? और यही काम इमरान खान के दौर में हुआ, IMF के मुआहदे की खिलाफ वर्जी की और जाते जाते IMF के जो मुआहदे थे पेट्रोल की कीमतों में यकदम बहुत ज़्यादा कमी करके उसको कूड़ेदान में डाल दिया, जिसका हम आज तक भुगत रहे हैं नुकसान। तो ये वो सवाल हैं जिनके जवाब अभी फौरी तौर पे हासिल करना मुश्किल है। और जब तक मैं आपको बताऊँ सियासी इस्तेहकाम नहीं होता, जब तक हमारे वज़ीर आज़म को या अरकान पार्लियामेंट को ये मालूम नहीं होता कि वो दोबारा इलेक्शन में नहीं जा रहे फौरी तौर पे, उन्होंने 5 साल बाद इलेक्शन में जाना है, तो मुश्किल फैसले नहीं कर सकते। कैसे करेगी शहबाज हुकूमत? जो आप कह रहे हैं स्टेट एंटरप्राइजेज ब्लीड कर रही हैं, कैसे उनको प्राइवेटाइज करने की बात करते हैं कि 42 दिन के बाद वो निगरान हुकूमत आ रही है? देखिए, मैं ओवरऑल सियासत है, मैं ओवरऑल एक बात करी हूँ, जरा अतर काज़मी साहब की तरफ भी चलती हूँ। अतर काज़मी साहब, नॉट जस्ट फोकसिंग ऑन ये जो इस वक्त हो रहा है या जो इस वक्त हुकूमत है, ये एक हमें मॉडस ऑपरेंडी सबका ही नज़र आ रहा है। आपको याद है कि स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन की बात हुई थी तो असद उमर साहब आके खड़े हो गए थे कि नहीं, मैं नहीं होने दूंगा और मैं चला के दिखाऊंगा। फिर हमने देखा खुद आए तो क्या हुआ, PI में भी इसी तरह होता रहा है। ट्रेडर्स को आप टैक्स करने की बात करते हैं, वो आपका वोट बैंक है, वो आके आपके सामने खड़े हो जाते हैं, आपका पहला साल है, दूसरा साल है, तीसरा साल है, जो भी है, आप नहीं वो मुश्किल फैसले कर पाते। तो फिर हम यहाँ से आगे कैसे निकलेंगे? थोड़ा सा आगे जाएंगे, 2 कदम आगे 10 कदम पीछे। देखिए, जिस तरह आपने भी कहा कि चले आप रीसेंट पास्ट पे कंसंट्रेट ना भी करें, ये देखें ये 75 बरस की कहानी है, जो हमारी मईशत की कहानी है ना, ये कोई 2-4 साल का किस्सा नहीं है। ये जो सिस्टम है इस वक्त, मैं समझता ये हूं कि जो थोड़ा बहुत इसका मुशाहिदा किया है, ये फिट फॉर पर्पस नहीं है। इस सिस्टम के अंदर आप देखें हर कोई कोशिश करता है कि हम ये चेंज लेके आएंगे, FBR में ये करेंगे, शबर जैदी साहब को लाया गया, किसी और को लाया गया, जो कुछ भी होता रहा, लेकिन कोई भी डिलीवर नहीं कर सका। तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं इस सिस्टम के अंदर कोई इनहेरेंटली
ऐसे मसाइल हैं कि जो इसको हल नहीं करने दे रहे। अब जो लोग इक्तदार से निकलते हैं, अब मिफ्ता साहब साइड पे हुए तो उनको भी बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं, जो पिछले हुक्मरान थे उनको भी बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं, पर बदकिस्मती से जो लोग इक्तदार की सीट पे बैठे होते हैं उनको ये चीजें उस तरह नजर नहीं आती। ये मसला है। जब तक हम एक डिसीजन नहीं लेंगे कि जनाब ये इकोनॉमी है, इसको हमने बेहतर करना है, किस तरीके से करना है, और उसमें फिर हर किसी का किरदार होगा। देखिए, रियासत के अंदर हो, हुकूमत हो, कोई चीज भी हो, एक चीज बड़ी समझने की चीज है, वो ये है कि आप अगर हो ना कि आप किसी तरीके से आप में इनसिक्योरिटी हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो हुकूमत में हो, चाहे वो सियासत में हो, चाहे वो रियासत के अंदर हो, वो आपकी जिंदगी अजाब बना देती है। आपकी जाती रिलेशनशिप या आपका बिजनेस, उसमें अगर दूसरे बिजनेस पार्टनर को इनसिक्योरिटी है, वो यही सारा दिन सोचता रहेगा कि ये तो मेरे पैसे चोरी कर लेगा। और इसी तरह अगर हुकूमतों में इतनी इनसिक्योरिटी कि उनको ये नहीं पता कि उन्होंने 4 महीने बाद किधर होना है, और जो है रियासत को इतनी इनसिक्योरिटी कि उनको ये लग रहा है कि जनाब हर शहरी का हमने कॉल भी रिकॉर्ड करनी है, हर शहरी पे नजर भी रखनी है, तो इस इनसिक्योर माहौल में आप किधर से इस्तेकाम लाएंगे पाकिस्तान में? ये सबको सोचने की जरूरत है। सबको सोचने की ज़रूरत है, और लेट्स होप कि जो बातें बार बार होती हैं, चार्टर इकोनॉमी लाना चाहिए, इस पर कुछ करना चाहिए। अब जब तमाम पार्टीज़ ऑलमोस्ट लगता है एक ही प्लेटफॉर्म पे आ गई, कम से कम इस मरहले को तो हम अबूर कर लें। तीनों मेहमानों की बहुत शुक्रगुजार हूँ। खाकान नजीब साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।